ओके, सो हमारे सिलेबस में आप देखिए एनालिटिक फंक्शन हमने कर लिया, कॉची रीमान इक्वेशंस हमने कर ली, कुछ टॉपिक इसमें गिवन नहीं है जैसे हार्मोनिक फंक्शन वो हमने कर लिया, मेथड्स टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन भी हमने कर लिया। इसके बाद इसमें है कॉशी's इंटीग्रल थ्योरम, है ना, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन पढ़ेंगे टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज। ओके, तो यहाँ पे देखिए टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज ये हमारे सिलेबस में भी गिवन है, चैप्टर नंबर 25 है एच के दास में। इंट्रोडक्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, वो देख लीजिए थोड़ा सा। ये वाला पॉइंट देखिए, एन एनालिटिक फंक्शन विद इन अ सर्कल कैन बी एक्सपांडेड बाय टेलर्स सीरीज। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी सर्कल के अंदर तो उसे टेलर सीरीज से एक्सपांड कर सकते हैं। बट इफ अ फंक्शन विच इज नॉट एनालिटिक विद इन अ सर्कल देन इट इज एक्सपैंडेड बाय लॉरेंट सीरीज। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों हमारे सिलेबस में है, टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस, दोनों की इंपॉर्टेंस बिल्कुल क्लियर है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सर्कुलर एरिया में कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसके एक्सपांशन के लिए वी आर गोइंग टू यूज टेलर सीरीज, और अगर किसी सर्कुलर एरिया में if a function is not analytic then we are going to use Lorentz series for the expansion। अब हमारे पास आगे आता है कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। सो हमारे पास में सीरीज का कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो लेट यू वन प्लस आई वी वन यू टू प्लस, ये एक सीरीज है आपके पास, है ना। इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म बीइंग रियल नंबर, मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब यहाँ पर ए पॉइंट देखिए, इफ द सीरीज समेशन u1 एंड समेशन vn कन्वर्ज टू सम कैपिटल U कैपिटल V देन सीरीज 1 इज सेट टू बी कन्वर्ज टू सम u प्लस आयोटा v। देखो, कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब कही जाएगी, सबसे पहले इसका एक बेसिक आइडिया माइंड में रखो। कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट तब कही जाएगी जिस सीरीज में मान लीजिए बहुत सारे नंबर्स हो और जैसे जैसे उसमें टर्म ऐड होती जाती है उसका समेशन इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करता है बल्कि फाइनाइट नंबर को अप्रोच करता है। ऐसी सीरीज को हम कन्वर्जेंट सीरीज बोलते हैं। यानी सीरीज में अगर बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो जैसे जैसे वो टर्म्स बढ़ते जाएंगे उनका नंबर बढ़ते जाएगा और एडिशन होता जा रहा है। तो हमारे माइंड में क्या रहेगा कि कोई चीज ऐड होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है, तो वो जो सीरीज है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए। लेकिन अगर वो किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच करती है तो वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट कही जाएगी। अब वापस ए पॉइंट पर ये कि जो समेशन u1 है, इस पूरी सीरीज में समेशन u1 जो है सारे टर्म के जितने u1 u2 u3 सबको ऐड करने से कैपिटल U एक फाइनाइट टर्म मिले, इसी तरह से vn को ऐड करने से फाइनाइट मिले, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कही जाएगी। और इसका कन्वर्जेंस यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो सम होगा u प्लस आयोटा कैपिटल V। करेक्ट। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो ये वन में हमें सीरीज गिवन है, ये सीरीज कन्वर्जेंट अगर है तो अगर हम इसमें n को इन्फिनिटी रख देते हैं तो इसका जो समेशन मिलेगा हमें आयोटा vn ये 0 हो जाना चाहिए। क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसमें फाइनाइट टर्म आना चाहिए, लेकिन जब इन्फानाइट टर्म आ जाते हैं तो इन्फानाइट टर्म के बाद वो सीरीज क्या होनी चाहिए, 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तब वो कन्वर्जेंट कही जाएगी। ओके। सी द सीरीज वन, जो जो ऊपर गिवन सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कही जाएगी अगर हमारे पास इनके मॉड्यूलस जो हैं ये नॉर्मली कन्वर्जेंट हो, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो मोड के साथ में, तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कही जाएगी। और आगे हमारे पास में है, सपोज ये सीरीज है, अगर इसका समेशन आगे हमें मिलता है एस जेड, ठीक है, और या फिर एन टर्म्स लेते हैं तो एस एन जेड, अगर सम है शुरू के एन टर्म्स का, देन द सीरीज 2 इज सेट टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इन रीजन आर। तो ये जो सम हमारी सीरीज मिली है इसका समेशन एक फाइनाइट नंबर मिल गया हमें, तो ये कन्वर्जेंट होगा। ओके। कन्वर्जेंस के बारे में इतना काफी है आपके लिए जानने के लिए। जब हमारे पास कन्वर्जेंस की और कुछ प्रॉपर्टीज आएगी तो मैं उसी टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगी। अब एक टर्म होता है पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या होती है, अ सीरीज विच इज इन द पावर ऑफ z माइनस जेड नॉट इज कॉल्ड पावर सीरीज। मतलब अगर इस z माइनस जेड नोट की पावर सीरीज हमें लिखनी है तो उस पावर सीरीज में जैसे जैसे आगे आते जाएंगे वैसे वैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी। तो ये सीरीज का लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ओपन अगर करते हैं तो सबसे पहले n इक्वल टू 0 पुट करना है,
जब आप इसमें n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो an की जगह कितना आ जाएगा a नॉट, और पावर में n लिखा हुआ है तो पावर में 0 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो फर्स्ट टर्म a नॉट आ जाएगा। सेकेंड टर्म आपके पास a1 z माइनस z नॉट मिलेगा। इस समेशन को बेसिकली मैं ओपन करके एक्सपांड कर रही हूँ, तो आपको ये सीरीज मिलेगी, ठीक है। एंड दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ द सीरीज, ये पावर सीरीज कही जाती है, ठीक है। अब हमारे पास में देखिए, अगर सिंपली एक पावर सीरीज है, उसे जेड नोट के अबाउट एक्सपांड करना है ना, और जेड नोट हमारा सेंटर है, तो ये सीरीज होगी, इसको ओपन करेंगे तो ये सीरीज मिल जाएगी, है ना। तो सेंटर ऑफ द सीरीज 0 मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने पहले माइनस ए किया था, अब वो ए को 0 पुट कर दिया, तो इसलिए कहा जा रहा है। नाउ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, एक्चुअली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो होता है जहां पे हमें z के वो सारे सेट्स मिलते हैं जिसके लिए सीरीज कन्वर्ज करती है। एंड देर आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज फॉर अ कन्वर्जेंट सीरीज। द सीरीज कन्वर्जेंस ओनली एट z इक्वल टू z नोट, होल प्लेन पे हो, लेस देन, ये सब न्यूमेरिकल में आएगा तब समझाते जाएंगे आपको। बेसिकली कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। सपोज हमारे पास पावर सीरीज ये है, ठीक है, तो एक कॉशी थ्योरम होती है लिमिट्स की, जिसका हम मैं सिर्फ रिजल्ट यूज कर रही हूँ, उससे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फॉर्मूले हमें डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन मॉड्यूलस और उसकी पावर 1/n। सेकेंड 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला है। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज हमारे पास ये गिवन है और इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो कोफिशिएंट चाहिए। इसका मतलब कोफिशिएंट वो होगा जिसमें z का टर्म नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन हमारी जो है उसको देखिए, ये दो टर्म है, इसमें 1/n फैक्टोरियल जो है वो तो कोफिशिएंट होगा, और सीरीज है z की पावर n। सो ये जो टर्म होता है ये हमारा an है, करेक्ट। सो यहाँ पे an जो है दैट इज 1/n फैक्टोरियल, तो n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो an प्लस 1 मिल जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पर अगर पुट कर देते हैं तो हमें 1/r मिल जाएगा। सो ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एन प्लस 1 की जगह पुट करेंगे 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल, डिवाइड करेंगे 1/n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन 1। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर तो रखिए n फैक्टोरियल, और n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/n प्लस 1। अब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जैसे ही ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा हमें 1/इन्फिनिटी का टर्म मिल जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, और 0 है इसका मतलब सीरीज कन्वर्ज कर रही है, फाइनल नंबर हमारे पास 0 आ गया। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1/r की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इनवर्स कर दो, r कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, और 1/0 होता है इन्फिनिटी का। तो रेडियस ऑफ पावर सीरीज कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला आप खुद ट्राई करिए, यहाँ से ए एन हमें ये मिल जाएगा और ए एन प्लस ए मिल जाएगा, 1/r के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से ए एन प्लस 1 और ए एन की वैल्यू पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, मतलब एक्चुअली ऊपर से भी मैं यहाँ से सीधा आ जाती हूँ। ऊपर है 2n प्लस 3, सॉरी मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 की पावर n, क्योंकि n इन्फिनिटी को आएगा। नीचे देखो 2 की पावर n प्लस 1 है, लेकिन कॉमन 2n ही लेंगे तो 2 बच जाएगा, प्लस 3 अपॉन 2 की पावर n बच जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब n इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो, जैसे ही n इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 3 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, और ये टर्म भी कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1/2, तो ये 1/2 आ रहा है, तो 1/r जो आ रहा है वो 1/2 के इक्वल है, तो r कितना हो जाएगा, 2। तो इस बार रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसका जो है वो करते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस फंक्शन, तो हमें मिलेगा ए एन निकाला हमने सबसे पहले, फिर ए एन प्लस 1 निकाला, 1/r निकाला, यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 है, तो इसकी पावर को अलग अलग कर लेते हैं, n प्लस 1 की पावर n और n प्लस 1 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। उसके बाद में यहाँ से अपन n कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, और जो n अपन यहाँ से कॉमन लेंगे वो ऊपर वाले n की पावर n, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है n की पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर n,
और n+1। इस टर्म में से अगर मैं n को बाहर लेती हूँ तो अपनी पावर के साथ बाहर आएगा, ठीक है। तो नीचे n की पावर n बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 + 1/n, करेक्ट। और यहाँ n+1 है। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारे पास बच रहा है। अब हमें क्या करना है, n को इन्फिनिटी रखना है, तो इस ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0, और यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो 1 और ये इन्फिनिटी है तो कितना मिल रहा है, 0। तो 1/r जो है वो 0 को मिल रहा है। इट मीन्स अगेन r इज इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा। सो ये रेडियस। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रही हूँ, पोज करके देख लीजिए। फंक्शन दिखा देती हूँ, फंक्शन ये है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। अभी तक अपन जैसे निकालते आए हैं रेडियस, वैसे ही आपको निकालनी है, और ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पावर सीरीज है। अब अपने पास में आता है मेन टेलर्स थ्योरम या फिर टेलर सीरीज, जो कि हमारा सिलेबस में है। सो इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ सर्कल, फंक्शन जो है हमारे पास एनालिटिक है, क्योंकि टेलर और लॉरेंट में हमने क्या देखा था, टेलर थ्योरम कब काम में ले रहे थे, जब फंक्शन एनालिटिक था, और लॉरेंट कब काम में ले रहे थे, जब फंक्शन एनालिटिक नहीं था। तो इस बार फंक्शन जो है वो सर्कल के अंदर एनालिटिक है, तब हमारे पास में एफ जेड को इस सीरीज से एक्सपांड करते हैं, और ये हमारे पास टेलर सीरीज कही जाती है। ओके, हमें इसका प्रूफ करना पड़ेगा, सो इसका प्रूफ करते हैं। तो टेक एनी पॉइंट z इनसाइड C। तो डायग्राम में देखिए, हम यहाँ पे ये एक सर्कल बनाते हैं C, बड़ा वाला सर्कल, जो बाहर वाला सर्कल है वो C है, और उसके अंदर कोई पॉइंट है z। तो पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ब्लू कलर का डॉट बनाया है, करेक्ट। इसके अंदर हम एक सर्कल बनाते हैं C1। तो हमारे बड़े वाले सर्कल के अंदर हमने एक C1 सर्कल बनाया है, जिसका सेंटर कहाँ पे है, A पे सेंटर है, और उसके अंदर हमारा Z वाला पॉइंट भी आ जाता है। लेट अनदर पॉइंट W विच इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल C1। एक नया पॉइंट लेते हैं जो कि हमारे अंदर वाले सर्कल के सरकमफेरेंस पे है। 1/w माइनस जेड निकालते हैं, इसमें -a और +a को ऐड करते हैं, फिर इसको w माइनस ए एंड माइनस ऑफ z माइनस ए लिखा जा सकता है। अब डिनोमिनेटर में से w माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसको एक बार ऐसे लिख लो कि w माइनस ए ब्रैकेट में अलग से बंद कर लिया, माइनस z माइनस ए अलग से बंद कर लिया। डिनोमिनेटर में से w माइनस ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे w माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये तो आ जाएगा 1, तो यहाँ तो फर्स्ट टर्म आ रहा है 1, और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा w माइनस ए, तो ये डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। फिर इस पूरे पार्ट को ऊपर भेजेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। अब अपन बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन करते हैं, तो LHS हमारा एज इट इज रहेगा, और ये 1/w माइनस ए है, ये एज इट इज है। अब आपके पास 1 + x की पावर n है ना, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करते हैं, तो 1 + nx + n-1/(2 nx²) इस तरह से करेंगे। सो बाइनोमियल एक्सपांशन देखो यहाँ पे यूज किया है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में यहाँ पे सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास में आ जाएगा 1 + nx आ जाएगा। तो अब देखो n की वैल्यू कितनी है, -1, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और x आपका एज इट इज ये टर्म आ जाएगा। सेकंड आपके पास n(n-1)/2, तो n की वैल्यू कितनी है, -1, और -1/(2), तो ये देखो कितना आ रहा है, 2/2, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और x का स्क्वायर, x आपके पास ये है तो इसका स्क्वायर। सिमिलरली एंड तक जाते जाएंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, तो यहाँ मैंने बाइनोमियल एक्सपांशन यूज किया है, करेक्ट। अब अपन को क्या करना है, इस 1/w माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ as we know that z minus a is less than w minus a, ये डायग्राम से मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। सो डायग्राम से बताने के लिए मुझे यहाँ पे इसको वापस देखो कैसे बताना है। अंदर वाले सर्किल पे फोकस करते हैं ना, अंदर वाले सर्किल पे z माइनस ए जो है वो z और a के बीच की डिस्टेंस को बताता है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो मैंने ब्लू लाइन से बनाई है, ठीक है। और w माइनस ए, w और a के बीच की डिस्टेंस है, जो कि मैं रेड कलर की लाइन से बना रही हूँ। अब आप डायग्राम में देख के बताइए कौन सी डिस्टेंस बड़ी है,
ऑब्वियसली W माइनस ए वाली डिस्टेंस बड़ी है Z माइनस ए से, तो Z माइनस ए जो है मैग्नीट्यूड में लेंथ छोटी है W माइनस ए से। W माइनस ए को नीचे लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, तो ये हमें लेस देन 1 मिल जाएगा। अब बिकॉज ये कंडीशन हमें मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ओके, अब वो कन्वर्जेंट हमने कैसे कहा, क्योंकि हमारे टर्म जो है वो आगे से आगे जो है वो छोटे होते जाएंगे। कैसे, W माइनस ए बड़ा नंबर है, ठीक है, तो देखो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर और ज्यादा बड़ा है, ये नंबर और ज्यादा बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू सपोज करो मान लीजिए हमें 10 मिली है, तो डिनोमिनेटर बढ़ने से ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। अब ये अगली वाली वैल्यू में डिनोमिनेटर और ज्यादा बड़ा है, तो वो टर्म और छोटी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ये हमारे पास 8 हो जाएगी। तो जो आपके पास सीरीज है उसमें जो टर्म्स आ रही है, वैल्यूज आ रही है, वो वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। इंक्रीज हमारे पास में होती तो जो सीरीज होती वो इन्फिनिटी को अप्रोच करके डाइवर्ज कर जाती, पर जैसे जैसे टर्म्स ज्यादा बढ़ती जा रही है हमारी सीरीज की टर्म्स छोटी होती जा रही है, तो हमें एक फाइनाइट नंबर मिलेगा इनके समेशन के बाद, तो हमारी सीरीज कन्वर्जेबल है, कन्वर्जेंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम दोनों साइड में एफ ऑफ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये जो 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड है ये तो हो जाएगा एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड, और बाकी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह एफ ऑफ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, सॉरी लास्ट टर्म। करेक्ट, यहाँ तक आई होप अपन को कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। अब पूरी सीरीज को सब जगह इंटीग्रेशन कर दो, जो अंदर वाला सर्कल है C1 उसके अंदर, तो इंटीग्रेशन लगा दिया एंड C1, और फर्स्ट टर्म पे लगा दिया, सेकेंड टर्म पे लगा दिया, क्योंकि हम W के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जहां पर W है वो टर्म हमारा इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, और जिसमें W नहीं है वो बाहर आ जाएगा। तो देखो Z माइनस ए ये कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया क्योंकि इसमें W नहीं था, इसी तरह से हमें बाकी के टर्म मिल जाएंगे। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे वी नो दैट, अरे यार, ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में, ये देखो एक एफ ऑफ डब्ल्यू C1 W माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड, ये हमारे पास कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से आता है, तो ये थ्योरम हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप एक मिनट, इसकी न्यूमेरिकल में आएगा क्या फिर, ओके आगे इसका यूज नहीं होगा। एनीवेज दिस इज रेजिड्यू थ्योरम, है ना, ये रेजिड्यू थ्योरम हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में यहाँ पे है। देखो ये कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम, ओके ये पहले आया है, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम जो है इसमें अपन ये पढ़ते, शायद इसीलिए उन्होंने टेलर और लॉरेंट सीरीज बाद में दी है, पर अपन ने पहले ले ली, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए रिजल्ट याद रख लीजिए, ये रेजिड्यू थ्योरम में मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो इसके अलावा ये वाला रिजल्ट भी याद रखिए आप, है ना, z की जगह बस अपन ने a रख दिया है, यहाँ z की जगह a रखेंगे, और यहाँ सॉरी w की, ये z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलता है, w के रेस्पेक्ट में करें तो ये मिलता है, ये रेजिड्यू थ्योरम में आएगा, और ये 3 रिजल्ट है, ये रेजिड्यू थ्योरम के रिजल्ट है, जो कि रेजिड्यू थ्योरम में जब मैं थ्योरम करवाऊंगी तो मैं वहां ये बात बोलूंगी कि टेलर सीरीज में मैंने ये वाले यूज किए थे रिजल्ट। एनीवेज ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड मिलेगा, तो ओके डायरेक्टली हमारे पास वैल्यूज पुट कर दी है, तो आप वैल्यूज ये रख दीजिएगा, यहाँ पे रखते हैं वैल्यूज, ठीक है, हम वैल्यूज रखते हैं, अच्छा हुआ रिजल्ट के जस्ट पहले ये यूज हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड, करेक्ट, ये W में ही है, ये Z गलती से है, ये W में ही है। फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, और इसके साथ में फिर ये थर्ड टर्म में हमारे पास में क्या है, इसका स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है तो उसमें एफ प्राइम में आ जाएगा। सेकेंड टर्म में हमारे पास में जेड माइनस ए तो ऑलरेडी है, साथ में ये लिखना पड़ेगा हमें 2 पाई आयोटा एफ प्राइम ए, तो ये फर्स्ट टर्म, सब टर्म में 2 पाई आयोटा आएगा, तो 2 पाई आयोटा 2 पाई आयोटा 2 पाई आयोटा सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ जेड बचेगा हमारे पास में, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म मिलेगा एफ ऑफ ए, और सेकेंड टर्म में जेड माइनस ए एफ प्राइम ए, तो एफ प्राइम ए जेड माइनस ए, फिर डबल प्राइम ए, और ये टर्म एंड लास्ट में, तो ये हमारे पास में क्या है,
टेलर सीरीज है। अब हमारे पास में ध्यान रखिए, एक इस चीज में याद रख लीजिए, z की जगह अगर a प्लस एच है तो इस z की जगह हमारे पास a प्लस एच आ जाएगा, करेक्ट। सो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है f ऑफ a जो है वो तो एज इट इज ही आएगा, क्योंकि हमें केवल z की जगह पुट करना है। तो जो ये f ऑफ a है इसके साथ में कितना है, z माइनस a है। z की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं, a प्लस एच माइनस a। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, h आ जाएगा। तो यहाँ पे h मल्टीप्लाई हो रहा है f प्राइम ए से। सिमिलरली आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा और ये टर्म आ जाएगा। एंड इफ ए इक्वल टू 0 तो पुट कर लेना, आपके पास ये आ जाएगा। चलिए अब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, इसके प्रॉब्लम्स करते हैं टेलर सीरीज की। कहा जा रहा है एक्सपांड करो e रेस टू पावर z को अबाउट पॉइंट a। तो फंक्शन जो है हमारा वो तो है ez, और a के अबाउट एक्सपांड करना है, यानी कि a हमारा वो पॉइंट होता है जहां हमें फंक्शन पता होता है। तो हमें f ऑफ a जो है वो गिवन है e रेस टू पावर a, ये दो है हमारे पास में। तो चलिए सीरीज करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ नहीं है, ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एफ प्राइम जेड निकालो और एफ प्राइम ए निकालो, एफ डबल प्राइम निकालो, एफ डबल प्राइम निकालो। सिमिलरली एन टाइम डेरिवेटिव करोगे, एन टाइम डेरिवेटिव करो। टेलर सीरीज लिखो, लिख दिया, उसमें वैल्यूज पुट करो। फंक्शन की जगह वैल्यू आ गया, एफ जेड आ गया, जेड माइनस है एज इट इज है। एफ प्राइम ए की वैल्यू ये रही ई की पावर ए, पुट कर दिया। जेड ये टर्म रखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे फिर एफ डबल प्राइम है एंड सो ऑन, हो गई एक्सपांशन, दैट्स इट, वेरी इजी। प्रॉब्लम नंबर 2, 1/z को z इक्वल टू 2 के अबाउट एक्सपांड करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना है। तो सबसे पहले एफ जेड है, एफ प्राइम जेड निकाल लो, एफ डबल प्राइम जेड निकाल लो, और इसी तरह से nth डेरिवेटिव निकाल लिया, और उसके बाद टेलर सीरीज में लिख दो। तो एफ ऑफ जेड तो आएगा ही, और क्योंकि हमें किसके अबाउट एक्सपांड करना था, z इक्वल टू 2, तो फर्स्ट फंक्शन तो एफ ऑफ 2 आएगा। और यहाँ पे z माइनस ए होता है तो z माइनस 2 हो जाएगा, एफ प्राइम 2। यहाँ पे z माइनस ए का स्क्वायर होता है, यहाँ पे z माइनस ए का स्क्वायर होता है, तो वहां सब जगह यानी ए की जगह हमने 2 पुट कर दिया है, जो एक्चुअल टेलर सीरीज है। अब बस कुछ नहीं करना है, एफ प्राइम 2 की वैल्यू रख दो, एफ डबल प्राइम 2 की वैल्यू रख दो, nth टाइम की जो फॉर्मूला होता है वो रख दो, और इसको सॉल्व कर लो, हो गया सीरीज। ऑल्टरनेटिव में बाइनोमियल एक्सपांशन में बच जाओ, क्योंकि हमने ऑल्टरनेटिव मेथड हमें नहीं करना है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लगा लो। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हमें ए एन प्लस वन निकालना पड़ेगा, और हमारे पास जो सीरीज बन रही है वो सीरीज कौन सी बन रही है, हमें सीरीज देखनी पड़ेगी सबसे पहले। जस्ट अ मिनट, यस, आप ये देखो लास्ट सीरीज में हमारे पास सीरीज एन के टर्म में लिखनी है, तो सीरीज ये है, ओके। तो सीरीज हमारे सीरीज में ये वाला पार्ट जो है वो तो z का फंक्शन हो गया, तो z का फंक्शन नहीं लेना है। उसके अलावा जो टर्म होता है जो z पे डिपेंड नहीं करता है वो कितना है, -1 की पावर n अपॉन 2 रेस टू पावर n प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, an है। तो यहाँ से an निकाल लिया। सिमिलरली आप n की जगह n प्लस, तो an प्लस 1 निकालना है, ये तो an हो गया ना। अब an प्लस 1 निकालना है, तो an प्लस 1 में कितना करना है, -1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर n की जगह n प्लस 1 करना है तो n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया a n प्लस 1, और नीचे डिवाइड किया है मैंने a की पावर n से, वो जब ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट इन्वर्ट करके लिखना है, वो यहाँ लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ रहा है। सो 1/r की वैल्यू 1/2 के इक्वल है, इसका मतलब r की वैल्यू 2 है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी हमारा आ गया। प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, एफ जेड इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड है, और अबाउट पाई आई, पाई आई यानी ए की वैल्यू कितनी है, पाई आई। तो सबसे पहले कॉस हाइपरबोलिक जेड एफ जेड दिया हुआ है, उसको ई की पावर जेड में रखेंगे, तो वो कितना मिल जाएगा हमें, ई जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। और कॉस हाइपरबोलिक जेड है, एफ प्राइम जेड कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक, एफ डबल प्राइम कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक, ट्रिपल कितना हो जाएगा, वापस साइन हाइपरबोलिक, और इसके अंदर वैल्यू पुट करते रहो। एफ में वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस पाई आई, एफ प्राइम में वैल्यू पुट करेंगे तो साइन, फिर कॉस, फिर साइन। टेलर सीरीज के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ जेड था, यहाँ एफ ऑफ ए था, ए की वैल्यू पाई आई है, यहाँ जेड माइनस ए था, यहाँ एफ प्राइम ए था, और यहाँ पे देख लीजिए सीरीज में वैल्यू पुट कर दी, और लास्ट टाइम हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बस खत्म, सीरीज हो गई। कितना ईजी है देखो, है ना। अब इसको देखो जेड नॉट के अबाउट एक्सपांड करना है। सो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन जो है वो इस तरह से है। अब इस फंक्शन में
यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन ही यूज किया है। वाई? बाइनोमियल एक्सपांशन से ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको क्यों नहीं कर सकते अपन हमारे वाले मेथड से? चलो इसको हमारे वाले मेथड से आप लोग ट्राई करना, और बाइनोमियल सीरीज में बता देती हूँ यहाँ पे। तो बाइनोमियल सीरीज में माइनस बी जेड नॉट और प्लस बी जेड नॉट से प्लस और माइनस करेंगे तो हमें इस टर्म में मिल जाएगा। फिर हम बी, ये पूरा टर्म जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर ये बच जाएगा। फिर ये ए और ये वाला टर्म एज इट इज रखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इस वाले में बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे तो हमें बाइनोमियल सीरीज मिल जाएगी, जो हमें टेलर सीरीज डिराइव करते टाइम पे यूज करा था। सो हमारे पास ब्रैकेट में ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे z माइनस जेड नॉट और इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इन सबको अलग करके लिख लो, ठीक है। बस ये सीरीज बन गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? सीरीज तो ये रही, ठीक है, सीरीज तो हमारे पास ये रही, तो कोफिशियंट क्या होगा? कोफिशियंट सब में हमारे पास में देखो, यहाँ पे अपने पास में आ रहा है b और बी जेड नॉट प्लस सी, बाकी ये z का टर्म है। यहाँ पे b अपॉन बी जेड नॉट प्लस सी, फिर ये z का टर्म है, फिर यहाँ पे b अपॉन बी जेड नॉट प्लस सी, ये हमारे पास में उसका टर्म आ रहा है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब हमारी सीरीज का ये कोफिशियंट है, हमारी सीरीज का ये कोफिशियंट है। तो कोफिशियंट के अंदर हम पुट क्या करेंगे? हमारा जो ए एन है, nth टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? nth टर्म हमारे हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी b अपॉन बी जेड नॉट प्लस सी और इसकी पावर n। सिमिलरली ये हो जाएगा, देखो ए एन, और ये हो जाएगा हमारे पास ए एन प्लस वन। बस यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व करना है, ए की पावर बच जाएगा, सिंपली ये बच जाएगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी, लेकिन n तो यहाँ पे आया ही नहीं है, तो यही टर्म हमारे पास हो जाएगा। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो इसका इन्वर्ट करना है, तो इसका इन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा, ओके। अब log z का निकालना है अपन को, तो फंक्शन हमारा log z है, और ये सीरीज से पता चल रहा है कि ये z माइनस ए के जो टर्म आते हैं वहां पे z माइनस वन के टर्म दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वन के अबाउट एक्सपांड किया गया है, तो f ऑफ a की जगह f ऑफ वन आएगा, विच इज log वन, जो कि 0 हो जाएगा। तो ये तो अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। f प्राइम z, f डबल प्राइम z, ट्रिपल प्राइम, और ये 4 टाइम कर लो, इनके अंदर वैल्यू पुट कर लो, सेम वही है, टेलर सीरीज की वैल्यू रखो, और टेलर सीरीज के अंदर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, देखिए, टेलर सीरीज ये रही हमारी। फंक्शन z हमारा f ऑफ z क्या था? log z था, तो इसकी जगह आ जाएगा log z। f ऑफ a, फर्स्ट फंक्शन हमें कितना मिला था? 0। f प्राइम a की वैल्यू ऊपर से पुट कर लेना, 1 थी, और साथ में z माइनस a जो है वो z माइनस वन है, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप आगे करते रहना, बस दैट्स इट, हमारी सीरीज आ गई। उसके बाद हमारे पास में आ रहा है एक्सपांड, इसको एक्सपांड करना है इस रीजन में और इस रीजन में, तो एफ जेड हमारे पास गिवन है, ये इसके फैक्टर करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/z-1 और z-2 को क्या लिख सकते हैं? 1/z-2 माइनस 1/z-1। ये आपने 11th-12th में इंटीग्रेशन में सेपरेशन करना सीखा होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा ना। एनीवेज, फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, मोड z लेस देन 1। ये बेसिकली है क्या? सर्कल है ये हमारा 1 रेडियस का, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले टर्म में -2 कॉमन लेंगे, सो -2 कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा, सेकेंड टर्म को एज इट इज छोड़ दो, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, सेकेंड टर्म में हमारे पास इसको भी ऊपर लेके चले जाएंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दो, तो इसमें लगाएंगे तो ये मिलेगा, इसमें लगाएंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब हमारे इस टर्म को ऐड कर लो, तो शुरू के कुछ टर्म जो है आपको ये मिलेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सपांशन, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में आ रहा है, ये तो देखो मोड ऑफ z लेस देन 1 था, अब z ग्रेटर देन 2 है, इसमें हमारे पास में क्या आएगा? जो हमारे पास में मोड ऑफ z लेस देन 1 वाला रीजन लेना था, वो बेसिकली हमारा सर्कल है जो इसके अंदर आएगा, क्योंकि ये 2 रेडियस का सर्कल हमने लिया है, मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 रेडियस का हमने एक सर्कल बनाया है, तो जो पहला वाला रीजन है वो हमारे इस सर्कल के अंदर आ जाएगा, करेक्ट, हमारे इस सर्कल के अंदर आ जाएगा, और जो z है उस तरह से हमें मिल गया। लेकिन सेकेंड रीजन में हमें कौन सा रीजन कवर करना है?
मोड z ग्रेटर देन 2, यानी कि जो मोड z इक्वल टू 2 का सर्कल आपने ड्रॉ किया है, आपको उसके बाहर का रीजन लेना है क्योंकि उससे बड़ा। तो ये देखो बाहर का रीजन लिया है, इस सर्कल से बाहर का रीजन लिया है। फर्स्ट वाले केस में अंदर का रीजन था, अब हमें बाहर वाला रीजन लेना है। तो हमारा फैक्टर जो है वो हमने इस तरह से किया है, टेकिंग कॉमन बिगर टर्म आउट ऑफ z एंड 2, हियर z इज बिगर देन 2, हमारा z जो है वो 2 से बड़ा है। देखो अब आपको पुराने वाले में और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लाइन आप ये देखिए कि टेकिंग कॉमन, कॉमन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमने इसमें से z माइनस टू में से माइनस टू को क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमारा जो z था वो एक से कम था। तो बिगर टर्म को टेकिंग टेकिंग कॉमन बिगर टर्म आउट ऑफ z एंड 2, हमारे पास में यहाँ z भी है और 2 भी है, दोनों में से जो बड़ा टर्म होगा उसको बाहर लेंगे। तो क्योंकि z जो है एक से भी छोटा है, एक से भी छोटा है, z तो हमारा एक से भी छोटा है, तो बड़ा टर्म कौन सा हुआ, 2 हुआ, इसलिए हमने माइनस 2 को बाहर लिया। तो हियर 2 इज बिगर, दैट इज वाई वी टेक 2 कॉमन, इसलिए हमने माइनस 2 कॉमन लिया। लेकिन अब हमारे पास z जो है वो 2 से बड़ा है, तो अब z जो 2 से बड़ा है तो बिगर टर्म कौन हो गया, z हो गया। सो हियर z इज बिगर देन 2, इसलिए हम कॉमन किसको लेंगे, z को कॉमन लेंगे। तो z को कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म में से z को कॉमन ले लिया, उसके बाद इनको ऊपर भेजेंगे, ऊपर भेजने के बाद बायनोमियल एक्सपांशन करेंगे और फर्स्ट कुछ फ्यू टर्म को सॉल्व कर लेंगे, तो एक्सपांशन हमें मिल जाएगा। शो दैट व्हेन मोड ऑफ z प्लस 1 इज लेस देन 1, तो ये होता है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है वो z की पावर माइनस 2 है, मतलब 1 अपॉन जेड स्क्वायर है। 1 अपॉन जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हमें z स्क्वायर मिलेगा। सॉल्व करके देख लेना। अब हमें एक बिगर टर्म को कॉमन लेना होता है, राइट। हमें एक तो z प्लस 1 है और एक 1 है, सो 1 एंड z प्लस 1। अब हमें क्या कहा गया है, हमारे पास कंडीशन है कि z प्लस 1 जो है लेस देन 1 है, ये देखो यहां से डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन में जो टर्म दिया हुआ है ना, अब आपके पास यहाँ पे दो टर्म दी हुई है, एक z प्लस 1 और एक आपके पास 1 दिया हुआ है। तो जो भी एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ होता है 1 अपॉन जेड स्क्वायर में, आपको इस फंक्शन को कोशिश करना है इन दो टर्म के टर्म्स में लाना। मतलब आपका 1 अपॉन जेड स्क्वायर जो फंक्शन है, एक्चुअली उस फंक्शन को आपको किसके टर्म में लेके आना है, इन दो के टर्म में, जहां पर आप क्लियरली ये डिसाइड कर सको कि दो टर्म में से कौन सा बड़ा टर्म है। इसलिए 1 बाय जेड स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में लिखा, वरना ये क्वेश्चन हो सकता है कि 1 बाय जेड स्क्वायर को कितने इनफाइनाइट पॉसिबल इसके तरीके हैं लिखने के, तो हमने इसी तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि जो गिवन कंडीशन है उसमें एक तो z प्लस 1 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, और हमें पता नहीं है कि z प्लस 1 और 1 में से कौन सा बिगर टर्म है हमारे फंक्शन के लिए, इसलिए फंक्शन में हमने ये लिखा है। सो फंक्शन जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमें बिगर टर्म को बाहर लेना है। अब हमें कहा जा रहा है कि z प्लस 1 छोटा है और 1 बड़ा है, तो क्योंकि 1 बड़ा है तो हम कॉमन क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वापस यही टर्म आ जाएगा। तो इस पूरे टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास इसकी पावर माइनस 2 हो जाएगा, और इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन कर लीजिए और हमारे पास थ्योरम आ गई, दैट्स इट। Find the first four term of Taylor series expansion of the complex variable function fz about z equal to 2. Find the reason of convergence. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, z इक्वल टू 2 लेना है हमें, है ना। z इक्वल टू 2 का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन में हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओके यहाँ पे देखो ये कंटूर इंटीग्रेशन से भी होता है बट वैसे नहीं करेंगे। सो हमें केवल टेलर सीरीज के फर्स्ट फोर टर्म चाहिए, हम हमारा जो मेथड पढ़ते आए हैं वही करेंगे। इसमें हमें क्या बोला जाता है, z इक्वल टू 2 के अबाउट, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है उसमें जो a होता है ना, a की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है, दैट्स इट। और फंक्शन हमें गिवन है, तो सबसे पहले ये आपने पढ़ा होगा 11 12 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, नहीं तो गूगल कर लेना, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हमारा ये जो फंक्शन गिवन है हमें, ये जो फंक्शन गिवन है इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। नीचे z, मतलब नीचे z माइनस 3 और z माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, अब यहाँ पर z माइनस 3 का अलग फंक्शन है और z माइनस 4 का, बस इतना सा हमें यूज करना है। इसके बाद में ये टर्म बहुत, ये वाला डिफिकल्ट मेथड है, सो हम ये दूसरा वाला मेथड यूज करेंगे क्योंकि टेलर सीरीज हम जानते हैं। तो टेलर सीरीज के लिए हमारा जो फंक्शन था वो एफ जेड ये था, और ए हमारा कितना था,
2 था, हमें z इक्वल टू 2 के अबाउट एक्सपांड करना है, तो बस कुछ नहीं, z की जगह 2 पुट कर दो तो f ऑफ 2 आ जाएगा। अब हमें एफ जेड गिवन है तो एफ प्राइम जेड निकाल लो और एफ प्राइम 2 निकाल लो, मतलब z की जगह 2 पुट करके। इसी तरह से एफ डबल प्राइम जेड निकाल लो, एफ ट्रिपल प्राइम, क्योंकि चार ही तो टर्म चाहिए हमें, और उनकी वैल्यू निकाल लो। ये रही टेलर सीरीज, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। इसमें एक चीज कही गई है कि आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का भी बताना है, यानी कौन सा रीजन है जहां पे हमारा कन्वर्जेंस पॉसिबल है और कौन सा रीजन है जहां पे हमारा कन्वर्जेंस पॉसिबल नहीं है। तो वो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि बिकॉज हमने अभी तक ऑब्वियसली रेजिड्यू वाला पार्ट नहीं किया है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना डिनो हमारा फंक्शन जो है, कन्वर्जेंस का मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए जब z इक्वल टू 3 आ जाए, z इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फंक्शन इन्फिनिटी, तो z इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है, z इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में आप देखिए हमने रियल एक्सिस बनाई है जिसमें z इक्वल टू 1 यहाँ पे आ रहा है, z इक्वल टू 2 यहाँ पे आ रहा है, z इक्वल टू 3 यहाँ पे आ रहा है और z इक्वल टू 4 यहाँ पे आ रहा है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो होना चाहिए सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। बेसिकली रीजन का मतलब हम सर्कुलर रीजन ही बनाएंगे, सर्कुलर रीजन ऐसा बनाएंगे जिसमें z इक्वल टू 3 और 4 नहीं आए, तो ऐसा सर्कल बनाएंगे हम। सेंटर लेंगे 2 पे और रेडियस लेंगे 1। तो यहाँ पर देखो अगर हम एक अब हम एक सर्कल बनाते हैं, इफ अ सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर एट z इज इक्वल टू 2 एंड रेडियस 1, रेडियस एक रेडियस का 1 रेडियस का सर्कल बनाएंगे, तो वो सर्कल जो है हमारा यहाँ तक होगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसके अंदर ही ले लें। मतलब ये जो है ये सर्कल की इक्वेशन आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा होगा, अगर कोई सर्कल जिसका सेंटर z इक्वल टू 2 है और रेडियस 1 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में उसकी इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है, z माइनस जहां सेंटर होता है वो लिखते हैं, मॉड लिखते हैं, इक्वल टू रेडियस लिखते हैं। तो हमारा रीजन जो होगा वो z माइनस 2 लेस देन 1 होगा, क्योंकि इक्वल टू 1 करो तो 3 को टच कर जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 भी चलेगा, है ना, इक्वल टू 1। तो हमारे अब इस सर्कल के अंदर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं आ रही है, सिंगुलैरिटी का मतलब जहां पे हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए, तो ये जो सर्कल होगा यही हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। सो z माइनस 2 इक्वल टू 1 इज देयरफॉर द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये रीजन भी पता चल गया और एक्सपांशन भी हमने कर लिया। Find first three terms of Taylor series expansion of this function about z is equals to minus iota and find the reason of convergence. So function हमारा ये है, पोल हमारे पास कहाँ कहाँ पे, तो डिनोमिनेटर को हम 0 पुट करते हैं सबसे पहले और चेक करते हैं क्या क्या मिलता है। तो डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो z स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है, तो z इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा, यानी कि z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा हमारे सर्कल में नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो प्लस का 2 आयोटा यहाँ आ रहा है, प्लस का आयोटा यहाँ आ रहा है, माइनस का आयोटा यहाँ आ रहा है और माइनस का 2 आयोटा यहाँ आ रहा है। तो हमारा रीजन जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो कौन सा होगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये उसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो इफ अ सेंटर ऑफ सर्कल z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, देन द डिस्टेंसेस ऑफ द सिंगुलैरिटीज फ्रॉम द सेंटर, ये जो भी है। अब अपन क्या करेंगे, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसका सेंटर होगा माइनस आयोटा पे। तो देखो माइनस आयोटा पे सेंटर बना लेते हैं और रेडियस 1 है, 1 रेडियस का मतलब है ये डिस्टेंस 1 के इक्वल ही होती है, ये डिस्टेंस भी 1 है, तो ये सर्कल हमने बना लिया। इस सर्कल के अंदर हमारी कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं आई है, जो सर्कल के ऊपर होती है वो बाहर ही मानी जाती है, अंदर नहीं मानी जाती है ना। तो देन विद इन द सेंटर, विद इन दिस सर्कल द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, क्योंकि इसके अंदर कोई वो सिंगुलैरिटी नहीं आई है। हेंस फंक्शन कैन बी एक्सपांडेड यूजिंग टेलर सीरीज, क्योंकि टेलर सीरीज से हम वहीं पे एक्सपांशन कर सकते हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक हो, और एनालिटिक वहां होगा जहां पे वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करे, कन्वर्जेंट हो। तो हमारा इस बार ये वाला सर्कल जो है वो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। और आई अंडरस्टैंड आप ये चीज भी बोल सकते हैं कि सेम सर्कल हम ऊपर भी तो बना सकते हैं, तो सेम सर्कल जो है वो ऊपर भी आपका बन जाएगा, वो भी हमारा जो है कन्वर्जेंस वाला होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ऑल्टरनेटिव मेथड से ही निकालो। मैं तो ऑल्टरनेटिव मेथड ही सजेस्ट करूंगी आपको, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ईजी है। फंक्शन हमारा ये है, टेलर सीरीज का हमारा ये है, हमें कहा गया है, हमने कौन सा सर्कल लिया है, z प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 1, सेंटर हमारा माइनस आयोटा पे है, और इसको हम कंपेयर करते हैं z माइनस ए से, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस आयोटा आ रही है। सो a हमारा कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। सो हम एफ जेड निकालेंगे सबसे पहले, है ना।
यहाँ से ए की वैल्यू पुट, एफ जेड आ गया, सॉरी एफ जेड ये रहा आपके पास में, एफ जेड ये रहा, एफ प्राइम जेड निकालो, एफ डबल प्राइम निकालो, ट्रिपल प्राइम निकालो, और उसके अंदर सब में माइनस आयोटा वैल्यू पुट करके निकाल लो, और शुरू की चार टर्म्स लिख लो, बस चार टर्म आ गई। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्या होगा, क्योंकि z प्लस आयोटा इक्वल टू 1 के अंदर आपकी सिंगुलैरिटी जो आ रही है वो इस पेरीफेरी पे आ रही है, तो इसके अंदर का रीजन लेना पड़ेगा। तो मोड ऑफ, ये कई बार आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लेस देन इक्वल टू 1, इक्वलिटी में, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वलिटी थी, अभी इक्वलिटी नहीं है, सो मेरा भी ये मानना है लेस देन लिखना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी में सर्कल की पेरीफेरी पे सिंगुलैरिटी आ जाती है। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है टेलर सीरीज अबाउट द सेंटर जीरो, तो फंक्शन हमारा ये है। पोल्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा इनफाइनाइट कहाँ हो रहा है, तो इसको जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो z की पावर 4 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जेड स्क्वायर माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे, पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको हम वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस 1 जेड प्लस 1, और यहाँ पे आ रहा है जेड स्क्वायर प्लस 1 जीरो। सो इन तीनों को जीरो करेंगे, जब जेड माइनस 1 को जीरो करेंगे तो 1 आएगा, जेड प्लस 1 को जीरो करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और जेड स्क्वायर प्लस 1 को जीरो करेंगे तो प्लस माइनस आयोटा आएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ये चार पॉइंट ऐसे हैं जहां पे हमें हमारे सर्कल में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे आयोटा है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस है, तो हम सेंटर को सेंटर ओरिजिन को सेंटर मानते हुए 1 रेडियस का, यानी कि z मॉड z इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट, ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये अपने आप में z माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, यानी कि सेंटर हमारा ओरिजिन पे ही है और 1 रेडियस का सर्कल होगा, तो मोड ऑफ z लेस देन 1 जो है वो तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। और अब हमारी टेलर सीरीज जो है वो अपन बनाते हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव मेथड से आप खुद करेंगे, वो मैं नहीं करूंगी। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको अलग अलग कर लेना, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग कर लेना, नहीं तो आपके लिए डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ जेड को देखो पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग किया हुआ है, जेड माइनस 1 अलग, जेड प्लस 1 अलग, जेड स्क्वायर प्लस 1 अलग। उसके बाद में आपके पास एफ जेड आ जाएगा, अब आप खुद करना, एफ प्राइम जेड निकाल लो, और एफ प्राइम जो हमारा किसके अबाउट आ रहा है, सेंटर के अबाउट, तो जीरो के अबाउट, क्योंकि ए की वैल्यू क्या लेनी है, जीरो लेनी है, तो इजी हो जाएगा आपके पास में, है ना, और आप सीरीज बना लेना, तो सीरीज आपको ये मिल जाएगी। इसको और इसको ऐड करना है, शुरू के कुछ टाइम ऐड कर देना, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास टेलर एक्सपांशन इसका करना है अबाउट पॉइंट z इक्वल टू 1, तो हम वही करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड में हमारे पास पोल्स क्या क्या आ रहे हैं, एक तो z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू माइनस 1, ये हमें हमारे सर्कल में नहीं लेने हैं, तो हम यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये हमारा सिंगुलैरिटी है, ये हमारी सिंगुलैरिटी है, तो सर्कल ड्रॉ करेंगे, 1 पे तो सेंटर लेंगे, और 1 पे सेंटर लेंगे, इसका मतलब मोड ऑफ z माइनस 1, और रेडियस हमारी 1 ले रहे हैं तो 1, तो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर अंदर का पार्ट हो जाएगा, लेस देन 1, ये हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, करेक्ट। और क्योंकि ये हमारा रीजन हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा बेसिकली अबाउट पॉइंट z इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी गिवन है अपन को, 1 गिवन है, सो कुछ नहीं करना है, फंक्शन आपके पास में है ही, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रखा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से वो ही करना है आपको, एफ प्राइम जेड निकालो, एफ डबल प्राइम जेड निकालो, बाइनोमियल वाला डिफिकल्ट पड़ जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, है ना, बाइनोमियल वाला डिफिकल्ट पड़ेगा क्या, इन्होंने इजी कर रखा है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा तो आप डिफरेंशिएशन से ही चलो। ये तो बहुत इजी है, cos z को करना है पाई बाय 4 के अराउंड, तो एफ जेड आ गया, एफ प्राइम जेड, एफ डबल प्राइम जेड, एफ ट्रिपल प्राइम जेड, सब में पाई बाय 4 रख दो, और हमारी सीरीज में पुट कर दो, फिर साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई और जेड इक्वल टू पाई के अबाउट, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन हमारे पास ये रहा, तो हमें क्यों करना है टी से, कुछ मत करो, एफ प्राइम जेड निकालो, एफ डबल प्राइम जेड निकालो, इधर से जेड इक्वल टू पाई रखना है, तो एफ प्राइम पाई निकाल लो, एफ डबल प्राइम पाई निकाल लो, और टेलर सीरीज के अंदर वैल्यू पुट कर दो। इस बार साइन इनवर्स जेड है, उसको एक्सपांड करना है, ओके, नाउ दैट इज डिफिकल्ट,
साइन इनवर्स जेड के अंदर साइन इनवर्स जेड को किस तरीके से लिखा जा सकता है आपको पता है? साइन इनवर्स जेड का इन्होंने डिफ्रेंसिएशन से क्यों किया है? साइन इनवर्स जेड का मतलब हो जाता है 1/sin z। कोई बात नहीं, 1/sin z का भी कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन क्यों नहीं कर सकते? cosec z हो गया, फंक्शन आपका है cosec z, ये आपका f ऑफ z है, इसे निकाल के देख लेना, सीरीज मिल जाएगी आपको, है ना, साइन इनवर्स। एंड वैल्यूज पुट करनी है हमें ना, किसके अबाउट करना है? पॉइंट गिवन है क्या? ओ सॉरी, नहीं कर सकते क्योंकि पावर ऑफ जेड में हमें लेना है। सो यहाँ पे क्या किया है मैं बता देती हूँ, ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने क्या किया है कि साइन इनवर्स जेड का शायद कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा इससे, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दिया, करेक्ट, और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो सीरीज मिल गई उसका वापस इंटीग्रेशन कर दिया, तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होके आपका फंक्शन बन जाएगा। सो अगर हमारा W जो है वो साइन इनवर्स जेड है, तो साइन इनवर्स जेड का हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो हमें फंक्शन ये मिल गया, इसकी पावर 1 - 2 मिल गई। राइट साइड में बाइनोमियल एक्सपांशन से यूज किया है, बाइनोमियल सीरीज आ गई, करेक्ट। अब हमने इंटीग्रेशन कर दिया, सब जगह इंटीग्रेशन लगा दो, तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन मिल गया, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 रखने से W जो है वो 0 आ रहा है, तो ये C की वैल्यू निकालने के लिए है ना, तो W 0 आता है जब भी Z 0 होता है, तो इससे हमें C की वैल्यू 0 मिल जाएगी, C की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सपांशन आ गया। सो ये काइंड ऑफ डिफरेंट था। इसी तरह से tan इनवर्स z में भी आपको करना है, क्योंकि tan इनवर्स z का भी फंक्शन कुछ ऐसा ही होता है, तो जैसा मैंने साइन स्क्वायर का किया है पोज करके वैसा का वैसा ही आप कर लो, एक बार डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन, तो ये भी एक तरीका होता है। दैट्स इट, ये हमारा हो गया टेलर सीरीज एक्सपांशन, और उसके बाद लॉरेंट सीरीज है जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।